हेलो फ्रेंड्स, यूपी एडेड सेकंड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है। तो बस 2017 का हल प्रश्न पत्र हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड उसका टॉपिक कवर कराया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पर और भी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उससे टॉपिक तो कवर करा ही जाएगा, और उस टॉपिक से अगर अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप उसको ईजिली तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे एक प्रॉपर तरीके से उस टॉपिक की जानकारी दी जाएगी, ठीक है ना। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बिना देरी हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो पूर्ण संख्या होती हैं वो हमारी कितने से स्टार्ट होती हैं, यानी कि जीरो से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4, यानी ऐसे करके हमारे क्या होते हैं, ये नंबर होते हैं कुछ। तो वो नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 2 3 यानी 1 से स्टार्ट होती है ना। इसी तरह से जो पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि उसमें 0 भी इंक्लूड होता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको पूर्ण संख्याओं की बात की जाए और उनका योग का तत्समक अवयव होता है, तो योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। जैसे हम कहें एक तरीके से, जैसे 0+1 कर दें या 1+0 कर दें, तो हमारा कितना आएगा, वही नंबर आता है हमारा, यानी कि तो योग का जो तत्समक अवयव है वो क्या है, वो आपका 0 है। आई होप आपको ये अच्छी समझ में आया होगा। अब जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 70 और 84 का क्या निकालना है, आपको लघुत्तम समापवर्तक इसका निकालना है। तो अब इसका लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। 56 70 और कितना था, 84। तो इसका हम लासापा निकालते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो 2 से हम भाग देते हैं, तो 256 को जैसे भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 2 8 16, यानी कि 28 आ जाएगा। 70 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 35। और 2 से 84 को भाग देंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 42 आ जाएगा। अब 2 से हम फिर से करेंगे तो 2 से 28 को देंगे तो 14 दूनी 28, और 35 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 35 में तो कंप्लीट तरीके से भाग नहीं जाएगा ना, क्योंकि लास्ट में कितना है, 5 है। अब 2 का 42 में देंगे तो 21 दूनी 42, ये भी चला जाएगा। 2 से हम फिर करके देखेंगे तो 2 7 14, 35 में तो जाएगा ही नहीं। अब यहाँ पर 21 हो गया है तो 2 का भाग 21 में भी जाएगा नहीं, मतलब पूरे तरीके से नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब हम 3 से चेक करेंगे, क्योंकि देखो 2 का 7 में तो जाएगा नहीं, 35 में तो जा ही नहीं रहा है, और 21 में भी जा नहीं रहा। तो अब 3 से चेक करते हैं, 3 का 7 में तो जाएगा नहीं, 3 का 35 में भी नहीं जाएगा। अब 3 का 21 में देंगे तो 3 सत्ते 21, अब ये चला गया। अब हम 5 से करते हैं, तो 5 के 7 7 में तो जाएगा ही नहीं, 5 का 7 में कंप्लीट तरीके से भाग नहीं जाएगा। 5 का 35 में देंगे तो 5 सत्ते 35 चला गया, 5 का 7 में भी नहीं जाएगा। अब ये देखो 7 7 है, तो अब ये 7 से ही जाएगा। 7 से जैसे ही हम भाग करेंगे तो 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7, यानी एक एक हमारा आ गया। आपको लासपा ऐसे ही करना है कि आपका यहाँ पर लास्ट में कितना आना चाहिए, लास्ट में आपका एक एक आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसका आप लासापा आपको कैसे निकालना है, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, आपको इस सभी का क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 पंजे 100, वो 24 पंजे 120, और 120 में आप जब 7 का गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84, यानी कि आपका 840 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, आपको रब करके दिखा दे रहा हूँ थोड़ा, तो आपको ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको रीच कर दे रहा हूँ ताकि आपको मैं गुणा करके दिखा सकूँ, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। जैसे हमारा कितना आया यहाँ पर, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और ये गुणा कितना, 5 और गुणा 7। तो आप इन सभी का गुणा कर लीजिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24, और 24 पंजे 120, और 120 गुणा कितना 7 करेंगे तो 12 सत्ते 84, और पीछे जीरो लगा दीजिएगा। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 840 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन दिया है वो है समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस एक्स का हल है। हमें इसका क्या बताना है, हमें इसका हल बताना है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आपको समीकरण के क्वेश्चन करने हो, ठीक है ना, तो आपको इसमें जो सेम कैटेगरी के नंबर होते हैं ना,
उनको एक साइड में रख लेना होता है। कैसे? जैसे यहाँ पर ये दिया है एक्स में, यहाँ पर ये भी जो नंबर है ये भी किस में, ये भी एक्स में है, तो हम इनको एक तरफ रख लेंगे, ठीक है ना, यानी एक साइड में रख लेंगे, जिससे हम उसमें प्लस या माइनस जो भी करना हो वो हम कर सकेंगे। अब आपको ये इसमें ये तो मैंने आपको बता दी कि सेम कैटेगरी वाले सेम साइड रख भी लेते हैं, है ना, लेकिन अब इनको रखने का नियम भी क्या है तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। जैसे अगर दो नंबर के बीच में प्लस या माइनस जो भी हो रहा हो, है ना, तो जैसे हम जिस नंबर को, कोई भी जो नंबर है, जैसे ये नंबर है, अगर हम इसकी साइड को चेंज कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम इस साइड में लेकर के आ रहे हैं, तो आप ये याद रखिएगा इसके आगे जो भी साइन होगा वो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम जरूरी नहीं कि हम इसी का करेंगे, अगर हम इसको इधर लेकर के आते हैं तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। बस सिंपल सा आपको ये समझना है, अगर किसी भी नंबर की अगर साइड चेंज हो जाती है, यानी कि वो बराबर के अगर लेफ्ट साइड में आता है या बराबर के राइट साइड में आता है, तो उसका जो आगे जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 2.8x था, है ना। मैंने कहा सेम कैटेगरी वाले एक जगह रख लेते हैं वन साइड में। तो जैसे x यहाँ पर है ना, तो मैं x को इधर लेकर के आ रहा हूँ बराबर के इस साइड में। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि x के आगे किसका साइन था, प्लस का। तो जब ये इस साइड में आएगा तो ये किस में आ जाएगा, ये माइनस का आएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा। इस एक्स के आगे किसका साइन हो जाएगा, माइनस का एक्स, ठीक है ना, ये लिख गया। अब बराबर का साइन लगा था, बराबर का हमने साइन लगा दिया। अब बराबर के इस साइड में ये क्या लिखा था, 5.4, तो हम उसको वैसा ही सेम लिख देंगे, हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी साइड चेंज नहीं हुई है, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। अब क्या करना है, 2.8x में से, यानी कि 2.8x में से हमें एक एक्स अब क्या कर देना, इसमें से घटा देना है, यानी कि इसका मतलब आप एक माना करो, ठीक है ना। तो 2.8x में से एक एक्स घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 0.8x, यानी कि दो में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा। सॉरी, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, दो में से अगर एक चला जाएगा तो कितना बचेगा, दो में से जब एक चला जाएगा तो आपका बचेगा एक एक्स, कितना बचेगा, एक एक्स आपका बचे, मतलब 1.8x बचेगा, ठीक है ना। यानी कि जी कितना था, 2.8 था, है ना। हमने इसमें से एक माइनस कर दिया यानी 1.0, तो कितना बचेगा, 1.8x आपका बच जाएगा। बराबर में कितना था, 5.4 था, वो हमने लिख दिया। अब x बराबर निकालना है, तो x बराबर ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में हो रहा है, ये इसके साथ किस में, मल्टीप्लाई में। आप याद रखिएगा अगर कोई भी नंबर है, अगर उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो उनके बीच में हमेशा क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है ना। तो x बराबर जब ये इसके इस साइड में जाएगा तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अगर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा, डिवाइड में, इस साइड में जाएगा तो। और अगर ये डिवाइड में होता है तो इस साइड में जाएगा, तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, या इस साइड से इस साइड में आएगा। तो x बराबर 5.4 बटे, यानी कि इसके डिवाइड में चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.8। अब दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर भी कितना अंक है, एक अंक है। तो अगर सेम सेम नंबर है तो आपको दशमलव से दशमलव क्या कर देना है, हटा देना है। अगर सेम नंबर नहीं होते हैं तो आप जिस साइड में नंबर कम है दशमलव के, तो आप उस साइड में उतने जीरो बढ़ा लीजिए जितने किसी साइड में दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कितना हो गया, ये सिंपल सा 54 हो गया, और नीचे सिंपल सा कितना हो गया, 18 हो गया। तो अब 18 से 54 में भाग देंगे तो 18 तिया 54, यानी कि x की जो मान आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि x का उत्तर कितना आ गया, 3 आ गया। इसका हल मैंने आपको सेम बता दिया है कैसे करना है। अगर अब आपको कोई भी समीकरण अगर आपको दे दी जाता है तो आपको कैसे करना है, ये आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर है, यानी किसी भी समबाहु त्रिभुज का हमें क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, हमें इसका क्या बताना है, परिमाप बताना है, ठीक है ना। यानी कि हमें क्या दिया था, हमें क्वेश्चन में दिया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है तो हमें उसका परिमाप बताना है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणा भुजा। यही तो होता है कि नहीं होता, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज यही तो होता है ना। या तो हम लिख दें तीनों भुजाओं का योग, परिमाप का मतलब देखो ये
और ये मतलब इसकी जो किनारियाँ यानी कि इसकी जो भुजाएं, तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ठीक है ना। या तो अब ये क्या, क्योंकि कह रहा है ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपकी क्या होंगी, समान होंगी। जैसे जितनी भुजा ये होगी उतनी ही भुजा ये भी होगी, उतनी ही भुजा ये भी होगी, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना। और त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योग करके निकालते हैं। लेकिन क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान है, तो अगर हमें एक भुजा पता चल जाए तो उसमें अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो तीनों भुजाओं का यानी कि हमें एक तरीके से त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, भुजा पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भुजा तो हमें नहीं दी है, हमें दिया क्या है, हमें तो दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी कौन से त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका √3/4 मल्टीप्लाई भुजा पे पावर 2, यानी भुजा पे वर्ग, यानी भुजा स्क्वायर। ठीक है ना। ये क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला। लेकिन हमें क्षेत्रफल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, क्षेत्रफल तो हमें ऑलरेडी दे दिया ना, 400 √3 हमें दे दिया। तो 400 √3 बराबर इसके बराबर में आ जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई भुजा पे पावर कितनी, 2, ये इसके बराबर में आ जाएगा। तो √3 से तो √3 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, या इसको मैं थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इसको बता दूँ आपको, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने जब इसको लिखा, यानी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्र मैंने इधर लिख दिया था, जैसे यहाँ पर ये दिया था 400, यहाँ पर सॉरी पेन को बढ़ा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमें दिया था 400, अंडर रूट में कितना दिया था 3, और इसके सामने हमने लिख दिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या लिख दिया था, √3/4 मल्टीप्लाई भुजा पे पावर कितनी, भुजा पे पावर 2, यानी भुजा पे वर्ग। √3 से √3 मैंने क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, क्योंकि बराबर का साइन लगा था। तो बराबर के साइन में इधर उधर कुछ भी हो अगर आप तो काट सकते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है तो। ठीक है ना। अब हमने काट दिया। अब देखो, अब इधर कितना बचा, इधर बचा केवल 400, और इधर बचा कितना, भुजा स्क्वायर अपॉन के 4। तो अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है जब भी इक्वल का साइन लगा हो तो। ठीक है ना। तो कैसे हो जाएगा, ये 400 था, इधर 400 गुणा 4 बराबर, इधर कितना रह जाएगा, इधर रह जाएगा केवल भुजा पे पावर स्क्वायर, भुजा पे पावर स्क्वायर। और भुजा पे स्क्वायर का मतलब जब हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो भुजा बराबर निकालेंगे केवल। तो भुजा बराबर क्या निकलेगा, भुजा बराबर निकल आएगा अंडर रूट में 400 गुणा 4, यानी कि ये किसी का क्या रहा होगा, वर्ग रहा होगा। 400 होता है वर्ग कितने का, 20 का, और 4 वर्ग होता है कितने का, 2 का। तो 20 × 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका उत्तर, 40 आ जाएगा। यानी 40 इसकी क्या निकल आई, भुजा इसकी निकल आई। इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी आ गई, 40 भुजा आ गई। अब आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि अब हमें इसको परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए अगर आपको भुजा पता हो तो भुजा हमें जैसे पता है 40 है, तो 40 में 3 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, और तीनों समान है। एक अगर 40, जैसे अगर ये भी 40 है तो ये भी 40 होगी और ये भी 40 होगी, और अगर हम तीनों का अगर योग कर दें तो कितना आ जाएगा, 40 + 40 + 40 120 आपका परिमाप आ जाएगा, यानी 120 सेंटीमीटर। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो 40 × 3 कर दीजिए, यानी 3 का गुणा कर देंगे तो 120 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था हमें, इसलिए हमने सेंटीमीटर में निकाला है। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये वाला, हमें इसका क्या करना है, हमें इसका योगफल निकालना है। ठीक है ना। यानी x² - 2xy + 9y² और x² + 2xy - 8y² का योगफल होगा। हमें इसका क्या बताना है, योगफल बताना है। तो आपको योगफल जब भी करना हो तो चलो मैं आपको दोनों तरीके से करा दे रहा हूँ। जैसे x², उसके बाद कितना है -2xy, और क्या है +9y²। अब इसके नीचे आपको सेम इसको लिख देना है। अब जैसे यहाँ पर x², यहाँ पर x² यहाँ पर है, तो x² वाला हम टर्म इसके नीचे ही लिख देंगे। अब 2xy जैसे ये था और ये +2xy, तो हमने इसके नीचे ये भी लिख दिया। अब ये जैसे -8y² है, यानी कि y² वाला टर्म यहाँ पर, तो -8y² हमने ये लिख दिया। अब हमें क्या करना था, इसका योग करना था ना। तो योग करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखो एक x² ये, एक x² ये, तो यानी कितना हो गया, 2x² हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब ऐसे यहाँ पर देखना, ये माइनस के 2xy और ये प्लस के 2xy, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके क्रॉस हो जाएंगे, यानी कि माइनस के 2xy में से प्लस के 2xy जाएंगे, यानी कि किसी भी सेम नंबर में से सेम नंबर को अगर आप माइनस करेंगे, यानी एक नंबर माइनस का है एक नंबर प्लस का है, तो आंसर क्या आता है, आंसर 0 आता है। तो यानी कि ये तो हट गया, यानी कि 0, तो हमें इसे लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे प्लस के 9y² और माइनस के 8y², यानी कि 9 में से 8 क्या हो जाएंगे, ये माइनस में है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ने पे ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है ना ये वैल्यू। तो 9 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और कितना बचेगा, 1/² लिख दें हम, या फिर y² लिख सकते हैं। अब आप साइन देखेंगे तो साइन की मैं आपको बात बता दूं, तो क्योंकि देखो यहाँ पर संख्या बड़ी किसकी है, प्लस की है, तो आपको प्लस का साइन आएगा। अगर ये साइन अगर यहाँ पर होता, अगर जैसे साइन अगर जिसका बड़ा होगा, आपको इतना याद रखना, साइन जिसका बड़ा होगा साइन उसी का ही आएगा, ठीक है ना। यानी कि जिस नंबर के आगे जिस साइन के आगे जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उसका ही साइन आता है, ठीक है ना, आपको इतना याद रखना है। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका योग हो गया 2x² प्लस के y², जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्टली, जैसे x² यहाँ पर है x² यहाँ पर है, यानी एक x² कितना हो गया, 2x² हो गया। अब ऐसे ही माइनस के 2xy यहाँ पर प्लस के 2xy यहाँ पर, यानी कि एक माइनस का एक प्लस का है, सेम सेम नंबर है, तो काट दो यहाँ पर डायरेक्ट। अब ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 9y² और जबकि ये 8y², ये प्लस के और ये माइनस के, यानी कि 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 1, और 1y² मतलब केवल y² भी लिख दें। और यहाँ पर देखो प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो आप देखेंगे कि प्लस की संख्या बड़ी है माइनस से, तो प्लस का साइन आएगा, यानी कि हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके जितने भी प्लस के क्वेश्चन बनेंगे योगफल करने के, तो आप उनको अच्छे से कर सकेंगे। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और हैं, हम जैसे देखते हैं, जैसे हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, हमें इसका क्या निकालना है, मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका मान कैसे ज्ञात करना है, हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसका मान आपको कैसे ज्ञात करना है, अब आप यहाँ पर देखिएगा, इस वाले संख्या में, इस वाली संख्या में और इस वाली संख्या में, मतलब तीनों अलग अलग हैं, क्योंकि बीच में क्या लगे हुए हैं, साइन लगे हुए हैं, साइन लगे हैं, तो इसका मतलब ये अलग अलग नंबर हो गए। अब आपको इसका अगर मान ज्ञात करना है, तो इसका मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपको ये देख लेना है, इसके और इसके बीच में अगर किसी का भी साइन नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये गुणा हो रहा है इनके बीच में, इतना आपको याद रखना है। जब भी किसी संख्या के बीच में अगर ब्रैकेट लगाए और उसमें कुछ नहीं साइन लगा, तो उनके बीच में गुणा होता है हमेशा, ठीक है ना। तो आपको अब जैसे यहाँ पर इसने ऐसे करके उतार लिया, अब देखो यानी कि ये नंबर यही सेम उसने सेम उतार लिया, कुछ नहीं। आपको क्या करना है, पहले वाले को पहले वाले के साथ गुणा कर दो, तो x का गुणा आप बाई में करेंगे तो कितना आ जाएगा, x/। अब माइनस का साइन लगा था तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब x का गुणा आप z के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, xz आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही प्लस का साइन लगा था तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब y का करेंगे z के साथ पहले, तो कितना आ जाएगा, yz आपका आ जाएगा। अब माइनस का साइन लगा था तो माइनस का साइन लगा दिया हमने। अब y का x के साथ करेंगे तो yx ये भी आ गया। अब प्लस का अब जेड के साथ, अब प्लस का साइन लगा था तो प्लस का साइन लगा दिया। अब जेड का एक्स के साथ करेंगे तो जेड एक्स, माइनस का साइन लगा था तो माइनस का साइन लगा दिया। अब जेड का बाई के साथ करेंगे तो जेड बाई आपका आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे आया है, मतलब पहले का पहले में फिर पहले का दूसरे में, आपको ऐसे करके कर लेना। जो साइन लगा था वो हमने साइन साइन लगा दिए हैं, ऐसे हमने करके इनको कर लिया। अब आप देखेंगे कि एक्स वाई ये प्लस का, और एक यहाँ पर जो ये बाई एक्स लिख दूँ मैं इसको, या एक्स बाई लिख दूँ, सेम ही तो है। यानी कि मैं अगर 1 × 2 लिख दूँ या 2 × 1 लिख दूँ, बात तो वही रहेगी ना। तो एक्स वाई ये या बाई एक्स ये, आपने देखा ये प्लस का और जबकि ये किसका, माइनस का, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है 1 - 1 हो, अगर जैसे ये प्लस का 1 है ये माइनस का 1 है तो उत्तर तो 0 आता है ना। तो ऐसे ही इससे और इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पर के माइनस के एक्स जेड ये और प्लस के जेड एक्स ये, यानी कि ये प्लस का और जबकि ये माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा, है ना। ऐसे ही अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो ये बाई जेड है, ये कितना है, ये बाई जेड है ना, ये आपको मैं दिखा दूँ, ये प्लस का है, आप जो इसको माइनस का समझिए, प्लस का है, और ये कितना है, ये माइनस का है। यानी जेड बाई लिख दूँ या बाई जेड इसको भी लिख दूँ, तो इससे भी ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इससे हमारा ये कट चुका था, बाई एक्स से आपका क्या कट गया था, बाई एक्स से ये वाला कट गया था, और जेड एक्स से आपका ये कट गया, यानी कुछ भी नहीं बचा। तो आपका मतलब इसमें से ये गया
है ना। मतलब इसमें से आपका ये चला गया और इसमें से आपका ये चला गया, इसमें से आपका ये चला गया, यानी कि उत्तर टोटल जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है हमें कि एक रेलगाड़ी, ठीक है ना, एक रेलगाड़ी की चाल हमें दी हुई है, वो कितनी है, इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वह इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर ये कितना है, तो आपको ये x+2 आवर में कितनी चाल चलेगा, यानी कि घंटे आपको कितने दिए हैं, x+2 दिए थे, ठीक है ना, जो कि आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो हमें रेलगाड़ी की चाल दी है और हमें साथ में घंटे भी दे दिया है, यानी कि हमें क्या क्या दे दिया, हमें चाल दे दिया और हमें घंटे हमें दे दिए हैं, है ना। आपको निकालना क्या है, आपको दूरी निकालनी। तो आपको दूरी का एक फॉर्मूला पता होगा कि दूरी बराबर क्या होती है। तो दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। आपका फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। तो हमें चाल भी दी हुई है, चाल हमें ये दी हुई है और हमें समय, समय मतलब घंटे, घंटे भी हमें दिया हुआ है x+2, है ना। चाल हमें ये गई और दूरी हमें, वो समय हमें ये दिया हुआ है। तो दूरी हम निकाल सकते हैं चाल गुणा समय, यानी कि इनका हमें क्या कर देना है, गुणा आपको कर देना है। अब आप गुणा कैसे करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे गुणा करना है, ठीक है। तो देखो चाल ये गई और ये क्या है, ये है समय, यानी कि ये घंटे। तो दूरी बराबर क्या था, दूरी बराबर था चाल गुणा समय, दोनों के बीच में गुणा हो रहा है, ठीक है ना। तो अब आप इसको गुणा कैसे करेंगे, तो आपको गुणा कुछ ऐसे करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले नंबर का आपको पहले नंबर में गुणा करना है। तो x² का आप x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x⁻³ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमें यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारी क्या है, ये चाल है और ये क्या है, समय है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय आपका आ जाएगा, ठीक है ना। यानी पहले नंबर का हम पहले नंबर में गुणा करेंगे, यानी x² का आप जब x में गुणा करेंगे, यहाँ पर x पे घात कितनी है, 1 है, तो x⁻2 का गुणा x⁻1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x⁻3, यानी कि गुणा में घातें आपकी क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती। तो यहाँ पर 2 घात थी, यहाँ पर 1 घात थी, तो 2 और 1 3 घात हो गई। अब आपको क्या करना है, अब हम मतलब पहले नंबर का हमने पहले में कर दिया, है ना। अब ऐसे ही अब सेकंड नंबर का आप करेंगे पहले में। तो सेकंड नंबर का जब आप पहले में करेंगे तो 3x का अगर हम x में करेंगे तो 3 का तो 3 ही रहेगा, x पे घात यहाँ पर भी 1, x पे घात यहाँ पर भी 1, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो x पे घात कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। अब थर्ड नंबर का करेंगे अब इसमें ही, ठीक है ना। यानी कि हम इसका कर रहे हैं पहले एक नंबर में पूरे में, तो अब 2 का करेंगे गुणा x में तो 2x आ जाएगा, मतलब हमने इसका फर्स्ट नंबर में गुणा कर दिया। अब हम इसका अब सेकंड नंबर में गुणा करेंगे, किस में करेंगे, अब सेकंड में करेंगे। तो x² का सबसे पहले 2 में करेंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा, 2x²। अब ऐसे ही 3x का अगर हम 2 में करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और x था केवल तो x हमने लगा दिया। अब ऐसे ही अब 2 का करेंगे गुणा 2 में, तो 2 दूनी 4 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया। हमने सबसे पहले इस पूरे का इस एक नंबर में किया तो ये आ गया। अब इस पूरे का हमने अब सेकंड नंबर में किया जो कि ये आ गया। अब आपको क्या कर देना है, सेम सेम नंबर से आपको प्लस कर देना है। तो आप देखेंगे x पे घात कितनी थी, 3 थी, तो x पे घात इसमें 3 कहीं है नहीं, तो x पे घात 3 हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब आप देखेंगे इस पे घात 2 थी और इस पे भी घात 2 है, यानी कि सेम सेम नंबर है, तो हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, x², यहाँ पर भी x², तो x² ही लिखा रहेगा, ठीक है ना, इसमें चेंज नहीं होता। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 6x है, यानी कि x पे घात 1, x पे घात 1, यानी कि ये भी सेम कैटेगरी के हैं। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8, x था, x हमने सेम लिख दिया, इसमें भी चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर केवल प्लस के 4 अलग से बचा है, तो प्लस के 4 हमने ऐसे ही लिख दिया है। अब आपका मन ये कह रहा होगा या आपके ये डाउट्स होंगे या क्वेश्चंस होगा कि हमने x⁻3 को क्यों ऐसे ही पहले लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस पे घात ज़्यादा होती है ना, तो उसको हम पहले लिखते हैं, इसलिए मैंने 3 को पहले लिखा है, फिर उसके बाद 2 लिखा है, यानी x पे घात 2 वाला
नंबर पहले लिखा है, फिर उसके बाद एक्स पे घात जो 1 है उसको लिखा है, ठीक है ना। आपको ऐसे करके हम ऐसे चलते हैं, यानी कि पहले घात जिसकी बड़ी होती है पहले वो, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से आपको क्या कर देना है, जोड़ कर देना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है कि x प्लस 1/5, यानी x प्लस 1/x बराबर कितना हमें दिया है, x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हमें, 5 दिया हुआ है। तो आपको इसका मान निकालना है, ठीक है ना। आपको इस तरीके के क्वेश्चन एक एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके क्वेश्चन को करना कैसे है, मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगा। आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिखे और आपको इनका मान निकालना हो, तो आपको जो यहाँ पर जो ये दिया होता है, यानी कि आपका इफ वाला जो पार्ट होता है, यानी कि जो यदि वाला जो आपको दिया हो, आपको क्या कर देना, आपको उसी को उठाना है, आपको उसी को उठाना है, ठीक है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर ये लिया है, मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ पूरा। जैसे हमने ये वाला जो पार्ट लिया, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, आपको इसी का दोनों तरफ क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। इसका दोनों तरफ क्या कर देना है, आपको वर्ग कर देना है। आपको इसी को दोनों तरफ क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, यानी कि दोनों साइड में। तो हम देखेंगे ये कुछ इस तरीके का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी पे वर्ग, है ना, यानी कि घात 2। तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसको कैसे करते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं, यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या पे वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इस तरीके से करते थे, आपको अगर ये याद होगा तो। इसी तरह इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करते हैं, ठीक है ना। तो हम जैसे ही इसको करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, जो इसका वर्ग लिखा है ना, यानी कि पहली संख्या का वर्ग, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड संख्या कितनी है हमारी 1/x, तो इस पे स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बराबर का साइन लगा था, बराबर का साइन लगा दिया, 5 का स्क्वायर इधर हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि x से ये x क्या हो जाएंगे, आपके कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, यानी ऊपर नीचे से नंबर कट जाते हैं ना गुणा में, तो इससे ये नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस के 2 बराबर कितना बचेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये कट गया है ना एक टाइम्स, यानी 2 एकम 2, 2 बचेगा केवल, बराबर कितना 25। अब आपको केवल इसका मान चाहिए ना, हमें तो केवल यही चाहिए था ना, यही तो चाहिए था, तो ये बराबर चाहिए ना, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। इसको हटाने का मतलब इसको इस साइड में लेकर के जाएंगे, तो ये किसका चला जाएगा, माइनस में। तो मैं आपको ये ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर करके दिखा सकूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो अभी भी मैंने आपको बताया ये कुछ ऐसे आया, तो हम इसको अब ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 के एक्स स्क्वायर बराबर 25 था। हमने इसको इस साइड में ले गए ना, तो ये किसका चला जाएगा, माइनस का चला जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था, जब भी समीकरण के क्वेश्चन आपको मिले तो जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था, तो जैसे ही यहाँ पर गए किसका साइन आ जाएगा, माइनस का, यानी 25 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, जो कि आपकी इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है ना। आई होप आपको ये अच्छी समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर भी करके दिखा दिया है क्वेश्चन में, जैसे मैं इसको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर भी करके दिखाया है। जैसे यहाँ पर हमें तो इसका मान बताना था ना, तो हमने क्या कर दिया, वो दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो हम जैसे ही इसका वर्ग करेंगे और इधर भी वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला नंबर गुणा सेकंड नंबर, इससे इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, तो 2 गुणा 1 हम 2 आ जाएगा। अब जैसे ही हम फिर 2 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी 25 माइनस 2 23, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आपका 23 उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि ये क्वेश्चन है, -9/11 के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जब भी आपको योगात्मक प्रतिलोम से क्वेश्चन मिले
तो आपको क्या कर देना, बस साइन चेंज कर देना और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर माइनस का साइन था ना, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा प्लस का, और संख्या वही रहेगी, यानी कि 9/11 आ गया, बस साइन हट गया माइनस वाला। तो ये इसका क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अब इसी तरह दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो अगर जैसे माइनस के 9/11 दिया होता और इसका पूछा होता कि गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो गुणात्मक प्रतिलोम में पता है दोस्तों क्या होता है कि आपकी जो संख्या होंगी वो क्या होंगी, मतलब उसका अंश को हर बना दीजिए और हर को अंश बना देना, मतलब आपको संख्या को उल्टा कर देना, बस सिंपल सा, यानी कि 11/9 कर देना है, और माइनस का साइन लगा तो माइनस का साइन लगा दीजिए, उससे मतलब नहीं है। यानी कि संख्या को हमने क्या कर दिया, ऊपर के नीचे कर दिया। ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। और अगर हम योगात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं तो उसमें केवल साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस का संख्या हमें दी हो तो माइनस का कर देंगे, और माइनस की दी हो तो उसे प्लस का कर देंगे। ये इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं, अब जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की आधार की माप बताइए, ठीक है ना। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई भी दी हुई है, हमें आधार बताना है ना। तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है ना। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। हमें तो क्षेत्रफल तो ऑलरेडी दे दिया है, क्षेत्रफल कितना दे दिया हमें, 48, तो मैंने 48 यहाँ पर लिख लिया। 48 बराबर 1/2 था, 1/2 हमने ये लिख दिया, और उसके बाद गुणा था, गुणा लिख दिया। आधार तो हमें पता ही नहीं, तो आधार हमने ऐसे लिख दिया, गुणा ऊंचाई हमें दे दी थी ना, ऊंचाई कितनी दी थी हमें, 8, तो 8 हमने यहाँ पर रख दी। अब इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2×4 = 8, तो आधार गुणा कितना रह जाएगा, 4। तो 4 को हमें तो केवल आधार चाहिए ना, तो 4 को यहाँ से लेके जाएंगे यहाँ पर, किस में, ये चला जाएगा इसके भाग में। किस में चला जाएगा, ये इसके भाग में चला जाएगा। जैसा कि यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसने काटा नहीं है, इसने सीधे सीधे गुणा कर दिया है, तो 48 × 2/8, 8×6 = 48, 6 दूनी आप कर देंगे कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। आप ऐसे भी करके कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 48 में भाग कर दीजिएगा आप, सिंपल सा, कितने का, 4 का, तो आप 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि आपका 12 उत्तर आपका आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल सा आपका करना है, आपको करना क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल रख दिया हमने, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। हमें आधार दी तो निकालना था, ऊंचाई हमें दी थी, तो ऊंचाई की जगह हमने 8 रख दिया। अब 2 से हमने ये काट दिया 4 बार, ये आधार गुणा लगाया ना बीच में, तो गुणा है, तो जब ये इस साइड में जाएगा तो किस में जाएगा, ये भाग में जाएगा। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, ठीक है ना। तो 4 से आप जब 48 में भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमें इसका क्या निकालना है, इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान निकालना था, ठीक है ना। तो अब इसका मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर -5 है, तो हमने यहाँ पर -5 लिख दिया सेम, कुछ भी नहीं किया हमने। मतलब देखो जो यहाँ पर जो नंबर लिखा है पहले, तो हमने इसको सेम ऐसे करके उतार लिया है, मतलब ये जो क्वेश्चन बता रहा है हम उसकी तरह। लेकिन हम इसको अपनी तरीके से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम अपनी तरफ से लेकर के चलते हैं। तो जैसे -5 था, तो हमने इसको -5 लिख दिया, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब आपको ये याद रखना है, जब भी ब्रैकेट का साइन लगाओ, किसका साइन लगाओ, ब्रैकेट का साइन लगाओ, और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन दिया हो, ब्रैकेट के बाहर किसका साइन दिया हो, अगर माइनस का साइन दिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। बस आपको इतना याद रखना, आपके अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर अंदर माइनस का साइन दिया है ना, और मैंने भी आपको बताया ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन दिया हो तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी कि इसका इसमें एक तरीके से गुणा मान लो आप, ठीक है ना। तो माइनस का आप माइनस में गुणा करते हो, कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आप चाहें तो ऐसे करके याद रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे भी करके याद रख सकते हैं कि अगर जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन दिया हो तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर माइनस का साइन था इसके बाहर, क्योंकि ये माइनस का साइन लगा था अंदर, तो ये किसका हो जाएगा, अब ये प्लस का हो जाएगा, किसका साइन हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस के क्या हो गए, 45, भाग था, भाग ही लगा दिया अपने, भाग का जो साइन था, -15 है, -15 हम इसको भाग उसमें रहने दे रहे हैं। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो जो जो उसका साइन रहेगा वही रहेगा। तो -3 था, -3 ही रहेगा, और गुणा ये 5 ही रहेगा, ठीक है। ये गुणा में 5 ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, अब हम आपको बता रहे हैं इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है।
तो आपको सबसे पहले मैं आपको ये रूल बता दूं, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि सरलीकरण बोलते हैं इनको, तो सरलीकरण के आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना होता है, ठीक है ना। यानी कि जो भी कोष्टक वाले दिए होते हैं पहले उनको सॉल्व करो, यानी कि हमने जैसे यहाँ से कोष्टक हटा दिया है जैसे यहाँ पर, है ना। अब और एक चीज़ और करते हैं हम कि उसके बाद हम जो भाग होता है पहले भाग करते हैं, फिर भाग के बाद गुणा करेंगे, गुणा के बाद फिर क्या करेंगे, आपको जोड़ करना है यानी योग करना है, फिर उसके बाद आपको माइनस या हम कहें तो घटाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो -5 ये ऐसा था, उसको ऐसे ही लिख दिया हमने, प्लस का साइन था प्लस का साइन लगा दिया हमने। भाग करना है आपको सबसे पहले, तो भाग किस किस के बीच में हो रहा है, इन दोनों के बीच में, तो भाग कर दीजिए। 45 को 15 से भाग करना है, वो भी माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा दिया हमने, और माइनस यहाँ पर लिख दिया 3 × 5 हमने लिख दिया, है ना। तो 15 से आप जब 45 में भाग कर देंगे तो 15 तिया कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। वो भी किसका साइन लगा है, माइनस का साइन लगा है, तो माइनस का साइन आप लगा दीजिए, यानी कि कितना आ जाएगा, -5 ये और -3, क्योंकि 15 तिया 45, क्योंकि माइनस का साइन था तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया, है ना। अब ऐसे ही अब उसके बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो माइनस का साइन था, मैंने माइनस का साइन ये भी लगा दिया। अब इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है तो आप गुणा कर दीजिए, तो 5 तिया 15। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्लस करना होता है, और प्लस के बाद फिर माइनस। हम देखेंगे कि यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है। तो आपको जब भी माइनस 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 मिले तो आप उनको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, सिंपल सा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो आप अब इसको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, आपका ये आ जाएगा, आप इसको कर लीजिए, यानी 5 और 3 8 हो गया, और 8 और 15 कितना हो जाएगा, 15 और 8 हो जाएगा आपका 23, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, ठीक है ना। जब भी माइनस की संख्या होती हैं तो माइनस माइनस हम प्लस तो कर देते हैं, लेकिन साइन किसका रहेगा, साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है ना। तो माइनस का 23 आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने ये कर दिया, 15 में से 45 चला गया तो -3 आ जाएगा ये भी, तो इन्होंने लिख दिया -5 -3 -15। तो यहाँ पर इनका भी उत्तर कितना आ गया, -23 आ गया। आई होप आपको ये अच्छी समझ में आया होगा, है ना। यानी कि आपको करना क्या है, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए हों तो सबसे पहले आपको पहले भाग करना है, भाग के बाद फिर आपको गुणा करना है, गुणा के बाद आपको क्या करना है, योग करना है अगर दिया हो तो, अगर वो योग नहीं है तो आप माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको भाग नहीं दिया है तो आप गुणा से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर गुणा भी नहीं दिया है तो आप योग से स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपको जो भी दिया हो आप उसके अनुसार कर लीजिएगा, लेकिन आपका नियम यही रहेगा, सबसे पहले भाग, भाग के बाद फिर गुणा, और गुणा के बाद फिर आपको योग, योग के बाद आपका माइनस रहता है, यानी कि घटाना। और भाग से पहले अगर आपको ब्रैकेट दिए हों तो आप कोष्टक को भी हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको थोड़ा और छोटा कर लूँ तो जो क्वेश्चन हमें दिख जाएगा। अब जैसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर 12 16 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। यानी कि हमें एक छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसमें 7 घटाने पर हमें क्या करना है, 7 घटाने पर हमें इससे विभाजित नंबर पता चल जाए। आपको जब भी दोस्तों छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए, छोटी से छोटी संख्या जब भी आपको पूछी जाए तो आपको हमेशा लासापा लेना है। आप ये याद रख लीजिएगा, एग्जाम में जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या पूछे और आपको ये नंबर दे दी जाए कुछ इस तरीके से, तो आप समझ तो जाएंगे कि लासा पकड़ना है या मासा पकड़ना है, मतलब लासापा या मासापा का क्वेश्चन। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लासापा निकालें या मासापा निकालें। तो आपको इतना सिंपल से याद रखिएगा, जब भी छोटी से छोटी कहे तो आपको लासापा निकालना है, और अगर बड़ी से बड़ी पूछे तो आपको मासापा निकालना है। आप ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो जल्दी कर पाएंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने दिया है इसकी छोटी छोटी निकालना है ना, तो सबसे पहले आप इन सभी का क्या निकाल लीजिएगा, मासापान निकाल लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर निकालना है तो 2 से काट दिए 6 बार, 2 8 16, 2 9 18, और 2 से 21 में तो जाएगा नहीं तो 21 का ऐसे ही लिख दिया। अब फिर से 2 से देंगे हम, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 का 9 में जाएगा नहीं तो 9 ऐसे ही लिख दिया, 21 में भी जाएगा ना तो 21 में भी ऐसे ही लिख दिया, मतलब कंप्लीट नहीं जाएगा। अब 2 का हम इसमें करेंगे तो 2 का 3 में तो जाएगा नहीं, 3 2 दूनी 4 ये चला गया, 9 में जाएगा नहीं, 21 में जाएगा नहीं। अब ऐसे ही हम फिर से 2 का देंगे तो 2 का 3 में तो जाएगा नहीं, 2 एकम 2 इस चला गया, 9 में जाएगा नहीं, 21 में जाएगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हम देते हैं कितने से, 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम, और ये तो एक रहेगा ही, 3 3 9 ये, और 3 सत्ते 21, 3 से फिर देंगे तो एक तो यही रहेगा, एक यही रहेगा, 3 एकम 3, और 7 का 7 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 7 में तो जाएगा नहीं। अब 7 का देंगे तो ये चला जाएगा, एक तो एक ऐसे रहेगा, 7 एकम 7 ये चला गया। अब इन सभी का आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7।
आप इन सभी का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48, 48 × 3 × 7 आप कर दीजिएगा, यानी 48 × 3 × 7 आप कर दीजिएगा, यानी 7 × 21, 21 का गुणा आप 48 में कर दीजिए। तो आपको कुछ जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 1008। कितना मिल जाएगा, 1008। अब इसमें कह रहा था कि 7 क्या करना था हमें, यहाँ पर कह रहा था कि इसमें से कौन सी, जिसमें छोटी छोटी मतलब जिसमें 7 घटाने पर कह रहा था ना, तो आपको क्या कर देना है, इसमें 7 जोड़ देना है। 7 इसमें क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। तो 7 आप जब इसमें जोड़ देंगे, यहाँ पर इस संख्या में जो भी आपका लासप आएगा उसमें 7 आप जोड़ देंगे। बेशक घटाना कह रहा है उससे मतलब नहीं, लेकिन हमें जोड़ना है। आप जोड़ देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका उत्तर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने अभी आपको इसमें कंप्लीट आपको बता दिया है कि जब भी आपको छोटी छोटी पूछे तो आपको क्या लेना है, लासापा ले लेना है, और बड़ी से बड़ी पूछे तो आपको मासापा ले लेना है। मासापा कैसे देते हैं, अगर आप क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो फिर मैं आपको वैसे भी बता दूं कि आप भाग विधि से भी कर सकते हैं, नहीं तो गुणनखंड विधि से अगर आपको करना हो तो आप अलग अलग सभी का कर लीजिए, और दोनों और सभी सभी में जो कॉमन हो वो आपका क्या हो जाएगा, मासापा हो जाएगा। अब जैसे हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई हमें दी है 80 मीटर और चौड़ाई हमें दी है 60 मीटर। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 मीटर की दर से खर्च क्या आएगा। आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले, आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो आपको कैसे करने हैं, ठीक है ना। तो आपको करना कैसे है, यहाँ पर दिया है लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है ना, यानी सड़क का क्षेत्रफल हमें क्या दिए, मतलब ये तो हल कर दिया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर कैसे करना है आपको। तो हम इसको सबसे पहले ऐसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको फिगर के रूप में दिखा दूँ तो आपको जल्दी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या दिया था, हमें दिया था मतलब एक आयताकार ये एक क्षेत्रफल दिया था। अब उसमें कहा था कि उसके सड़क के बीचों बीच एक मतलब जो आयत है, या जो आपको जो दिया था प्लॉट वगैरह जो भी दिया था क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर दिया था एक आयताकार मैदान दिया था ना, तो हमने जैसे मैदान ले लिया आयताकार। अब आयताकार मैदान तो हमने ले लिया, अब इसमें इसके बीचों बीच सड़क बनानी थी ना, तो हमने ये सड़क बना दी। एक सड़क ऐसे बीचों बीच में बना दी, और एक ये सड़क हमने ऐसे बीचों बीच में क्या कर दी, बना दी है ये सड़क। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये सड़क बना दी है। अब उसमें ये भी कहा था कि जो आयताकार मैदान है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी 80 मीटर क्या थी, लंबाई थी, और चौड़ाई आपकी कितनी थी, चौड़ाई आपकी 60 मीटर थी। ये हमने इसमें लिख दिया, ठीक है। और हमें ये भी दे दिया था कि जो सड़क है ना, सड़क की जो आपकी लंबाई है या इसकी चौड़ाई कहें तो वो कितनी है, वो 5 मीटर दी थी, और जो एक ऐसे करके जा रही थी वो कितनी दी थी, वो 3 मीटर दी थी, यानी कि जो चौड़ाई है आपकी, ठीक है ना, मतलब उस तरीके से। तो अब आपको क्या निकालना था इसमें, इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा था कि इसको बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 मीटर की दर से खर्च क्या आएगा। यानी कि सड़क बनाने का खर्च पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, सड़क बनाने का ही तो खर्च पूछ रहा है ना। तो अब सड़क बनाने का खर्च आप कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले इसके लिए आपको सड़क का क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। सड़क का क्या पता होना चाहिए, आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो आप सड़क का क्षेत्रफल अब आप निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात तो यहीं पर आती है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सड़क का क्षेत्रफल। तो अब आपको सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, मैं आपको यहाँ पर कुछ बता दूँ कि सड़क, कुछ देखना आप जरा, ये क्या बन रहा है, ये आयत नहीं बनना, कुछ आयत ही तो बनना है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है कि नहीं होता। लंबाई तो हमें पता है कितना है, 80 मीटर है, और चौड़ाई इतनी इतनी, ये कितनी है, ये हमें दी है, ये कितनी दी है, ये हमें 5 दी है। तो आप 80 गुणा 5 कर देंगे तो ऐसे मतलब सड़क के मतलब आयत के समानांतर जो सड़क बनी है उसका ये क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा, यानी 8×40 यानी कि 400 मीटर स्क्वायर, यानी 400 मीटर वर्ग। ये इस सड़क का क्या निकला है, क्षेत्रफल निकल आया। अब ऐसे ही सेम जो ये वाली सड़क है, ये वाली सड़क है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक तरीके से ये भी क्या बनना है, ये भी तो आयत ही बनना है ना। तो ये इसकी लंबाई और ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई। तो ये लंबाई हमें कितनी दी है, 60 मीटर दी हुई है, और ये हमें कितनी दी हुई है, ये हमें दी है 3 मीटर। तो 60 गुणा 3 कर देंगे तो 6×3 = 18, यानी कि 180
मीटर स्क्वायर यानी मीटर वर्ग, ये भी क्या हो गया, ये इस सड़क का क्षेत्रफल निकल आया। ये इस सड़क का क्या निकल आया, क्षेत्रफल निकल आया। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था, हमने यहाँ पर भी मतलब क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ 80 × 5 और ये 60 × 3, यानी कि दोनों समानांतर सड़क का क्या निकल आया, क्षेत्रफल निकल आया। अब आपको क्षेत्रफल पता है तो दोनों का क्या कर देंगे, क्षेत्रफल को योग कर देंगे, यानी प्लस कर देंगे आप जैसे ही, तो 400 + 180 कर देंगे तो दोनों सड़कों का क्या निकला है, क्षेत्रफल तो निकला है। लेकिन आप दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो इतना इतना भाग है, जो इतना इतना भाग है, देखो जब हमने ऐसे लिया था और ऐसे लिया था तो ये एक के बाद एक और ले गया ना, मतलब इतनी जगह एक्स्ट्रा और ले गई ना। मतलब देखो जैसे हमने एक बार ऐसे ले लिया था, फिर उसके बाद हमने ऐसे पूरा क्षेत्रफल लिया है ना, तो पूरा लिया तो इसको 2 बार ले लिया कि नहीं ले लिया, मतलब एक बार तो ऐसे लिया था, फिर से एक और बार ऐसे पूरे, जब पूरा इस वाले आयत का क्षेत्रफल निकाला तो उसमें भी ये आ गया। तो इतने इतने को अब हम क्या कर देंगे, एक बार हटा देंगे, यानी एक बार एक तरीके से हम कहें तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको माइनस कर देना है इतने इतने का क्षेत्रफल। अब आप कहेंगे कि इतने इतने का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो आपको पता है ये अभी अभी आपको कितना दिया था, ये 5 दिया था, और इतना इतना आपको कितना दिया था, 3 दिया था। तो ये भी एक तरीके से आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 5 × 3 यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 5 × 3 आप कर देंगे तो 5 दिया कितना आ जाएगा, 15, और 15 इसमें से घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 565 मीटर स्क्वायर, जो कि क्या होगा, इस सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये तो हमें पता चल गया कि सड़क का क्षेत्रफल यानी कि सड़क का इतना क्षेत्रफल है। लेकिन वो कह रहा था कि 15, यहाँ पर कह रहा था कि सड़क बनाने में 15 मीटर की दर से खर्च क्या होगा, हमें 15 मीटर की दर से बताना था ना। तो हमें पता चल गया क्षेत्रफल टोटल कितना निकला, हमें पता चल गया क्षेत्रफल टोटल कितना है, क्षेत्रफल है हमारा कितना, 565 मीटर स्क्वायर। तो अब इसमें आपको क्या कर देना, जितना भी खर्च दिया हो 15 का आप गुणा कर दीजिए, जितना भी दिया हो आप उतने का गुणा कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि इसको कैसे किया था। यानी कि मैं आपको इसको एक बार और रिवीजन करा दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। हमारा ये एक आयताकार एक मैदान दिया था, उसकी हमें ये लेंथ दी थी और ये हमें चौड़ाई दे दी थी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा था कि इसी के समानांतर इसके सड़क के बीचों बीच एक ये, मतलब इसके बीचों बीच एक सड़क बनाई गई, तो इसके समानांतर यानी कि लंबाई के समानांतर हमने एक ये सड़क बना दी और चौड़ाई के समानांतर एक ये सड़क बना दी कि नहीं बना दी। तो आप देखेंगे कि हमने सड़क तो बना दी, तो इतना इतना हिस्सा तो हमने 2 बार ले लिया ना। तो इस पूरे सड़क के क्षेत्रफल में से इतना इतना हिस्सा एक बार हटा देंगे तो हमारे इस सड़क का क्षेत्रफल निकल आएगा ना। तो सड़क का क्षेत्रफल हमारे जैसे निकल आया, उसमें से हमने फिर क्या कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, और ये 15 रुपये की दर से था ना खर्चा इस पर, तो 15 का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो हमारे उत्तर आ जाएगा। अब आप कहेंगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो एक तरीके से ये आयत बनना है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आई होप आपको ये अच्छी समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7.1 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, और पी क्यू बराबर 7.1 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता का परीक्षण ज्ञात कीजिए। तो आपको त्रिभुज की सर्वांग क्षमता का परीक्षण कैसे ज्ञात करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको ये 2 त्रिभुज दे दिए, ठीक है ना। अब 2 त्रिभुज हमको दे दिए, तो एक ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये, हमने एक त्रिभुज ये बना दिया ए बी सी और एक त्रिभुज ये बना दिया पी क्यू आर बना दिया। हमने जो ये दिए थे साइड जो जो दिया था हमने वैसा ही सेम इसमें लिख दिया है। अब आप देखेंगे कि जो ये 3.5 है ना, ये 3.5 ये भी है, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है कि नहीं बराबर है। ऐसे ही यहाँ पर 7.1 ये है और 7.1 ये है, तो मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, और जो ये वाली भुजा थी ये इस वाली भुजा के बराबर, और जो ये 5 है तो ये वाली इस वाली भुजा के बराबर होगी, क्योंकि ये भी कितनी है, ये भी 5 है। तो अब आप लिख सकते हैं कि जो बी सी है, बी सी यानी कि ये बी सी बराबर किसके हो गई, क्योंकि ये कितनी थी, ये 7 थी और 7.1 थी ना, और 7.1 कौन सी है, ये है, यानी कि पी क्यू के बराबर होगी, पी क्यू के बराबर होगी। और ऐसे ही हम ये देखें तो बी ए यानी कि ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए बी मतलब 3.5 और 3.5 ये है, यानी कि पी आर के बराबर ये हो जाएगी। तो अब बची हुई ये कितनी, बची हुई ये जो ये 5 सेंटीमीटर वाला बराबर वाली 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है, यानी कि ए सी हमारे किसके बराबर हो जाएगी, ए सी हमारे बराबर हो जाएगी क्यू आर के या आर क्यू, ठीक है ना, क्यू आर के बराबर हो जाएगी। तो अब आप इसको मतलब लिख सकते हैं त्रिभुज त्रिभुज की सर्वांगतम किससे होगी, ये भुजा भुजा से हो जाएगी, यानी कि एस 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 ट्रिपल एस से, यानी एक भुजा एक भुजा एक भुजा।
तो आप इसको लिख सकते हैं सिंपल सा इस तरीके से, जैसा कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, यानी ए बी बराबर पी आर, ए सी बराबर क्यू आर और बी सी बराबर पी क्यू। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। जैसे क्योंकि देखो ए बी और पी आर, तो ए बी आपने ये लिख दिया ना, तो ए बी जब यहाँ पर है और पी आर आपका कहाँ है, ये गया। ए सी बराबर क्यू आर, ए सी ये गया और क्यू आर, मतलब आप मतलब समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है, ठीक है ना। जो हमारा मेन था वो हमें इस तरीके से आपको ये बताना था, जो ये भुजा हमें दी हुई है, ठीक है। अब इसी तरह से अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे कि इस तरीके का मैंने आपको क्वेश्चन एक ऊपर बताया भी था, तो आई होप आपको इसको कर लेंगे वैसे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि x प्लस 1/2x बराबर आपको 4 दिया हो तो इसका आपको मान निकालना। तो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया था कि अब जैसे देखना, यहाँ पर पावर हम 3 लेनी, हमें कितनी पावर लेनी, 3। तो इस साइड में भी क्या कर देंगे, 3 रख देंगे पावर, और इस साइड में भी पावर 3 रख देंगे, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था वर्ग करके। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी घात 2 लेनी थी। ऐसे ही अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, घात 3 ले लेंगे दोनों तरफ। तो आप जैसे ही घात 3 लेंगे इसके इस साइड में, आप जैसे ही घात 3 ले लेंगे तो इसका a प्लस बी का होल क्यू, ये क्या बन गया एक तरीके से फॉर्मूला आपका बन जाएगा। और a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका, मतलब पहले नंबर पे q प्लस दूसरे नंबर पे पावर 3 प्लस 3 गुणा पहला नंबर दूसरा नंबर ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब वही नंबर। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, आपको ये याद रख लेना है, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है, जैसे आप इसको करेंगे तो पहले नंबर का क्यूब, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो आप कर लीजिएगा। जैसे पहले नंबर का क्यूब करेंगे तो एक्स पे पावर 3। अब ऐसे ही सेकंड नंबर पर क्यूब कर देंगे, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, एक्स पे घात 3 चढ़ाएंगे तो एक्स पे घात 3 आ गई, प्लस। अब प्लस के बाद मैंने क्या बताया था, 3 गुणा पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर, यानी कि एक्स से 3x/2x, 3x/2x। आप चाहें तो एक्स से एक्स काट भी सकते हैं। और मैंने आपको बताया था a प्लस बी, जैसा यह था नंबर वैसा ही नंबर हमने सेम यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, और इसका भी क्यूब मैंने बताया था, तो 4 का भी आपको क्यूब कर देना है, जैसे कि यहाँ पर दिया है 4 पे पावर 3 बराबर एक्स पे 3 था, एक्स पे 3 लिख दिया, 1/8 एक्स पे क्यूब था ये ऐसे लिख दिया, और एक्स से एक्स कट गया तो 3/2। और इसका मतलब कितना है, इसका मतलब 4 दिया था ना, तो इसकी जगह मैंने कितना लिख दिया, 4 मैंने लिख दिया है। इसकी जगह कितना दिया था, इसकी जगह हमें 4 दिया था ना, तो मैंने यहाँ पर 4 आपको लिख दिया है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसमें 4 क्यों लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, 4 का जैसे ही हम क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 4 × 4, यानी 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64 आपका आ जाएगा। 64 ये आ गया। और आप ये देखेंगे कि एक्स क्यू था वो ऐसे ही रहा, जैसे ये यहाँ पर था ये भी आपका वैसे ही सेम आ गया है, ठीक है ना। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं है, ये क्योंकि देखो यहाँ पर स्क्वायर तो है नहीं, तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ये इस धोखे से लगाए यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 3/2 गुणा 4, 2 से 4 को आप काट देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 तिया 6, तो 6 भी यहाँ पर हमने लिख दिया। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा, अब आपका इतना इतना आ गया। अब आपको मैंने बताया था सर, जब भी आपको समीकरण के रूप में दिया हो तो सेम कैटेगरी वाले सेम तरफ रख लेते हैं। अब जहाँ पर जैसे 6 है, ये 64 है, सेम कैटेगरी के हैं, तो आपको जब इस साइड में लेके आएंगे तो 64 - के 6 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस का है ना, तो जब ये इधर आएगा तो ये किसका आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। तो एक्स पे पावर 3 प्लस 1/8 एक्स क्यू बराबर 64 + 6 जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 58 आपका आ जाएगा, जो कि इसी का आपको पूछा था ना, इसकी वैल्यू पूछी थी ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 58 आपको मिल जाएगी। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। आप इसकी दोस्तों एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको करना कुछ नहीं था, सिंपल सा था, आपने पहले नंबर का आपने क्या कर दिया, पहले नंबर का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्यूब करना था, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 8, एक्स पे क्यूब इतना आ गया, गुणा वो प्लस 3 गुणा पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर, तो इतना आ जाएगा। और सेम फिर वहाँ पर a प्लस बी, यानी कि वही नंबर सेम लिख देते हैं हम यहाँ पर। अब इसको आप फिर, और इधर भी तो क्यूब करना था, तो 4 का क्यूब इधर लिख दिया हमने, फिर इसको आप इधर कर सकते हैं, और इसको ये ऐसे करके हमने इसको सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है ना।
तो हमने सबसे पहले मान लिया कि पुत्र की आयु हमने मान ली x वर्ष और पिता की आयु हमने कितनी मान ली y वर्ष हमने मान ली, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जो पिता की उम्र है ना वो पुत्र से 4 गुनी है, यानी कि पुत्र से ज़्यादा आयु होगी पिता पिता की, ये तो वैसे ही पता है। अब इसमें कह रहा है कि पिता की जो उम्र है ना वो पुत्र की 4 गुनी है, ठीक है ना। हमें अब इसको समीकरण के रूप में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि y और x को हम इक्वल के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। आपको इतना याद रखना है। अब इक्वल कैसे लिख सकते हैं तो आप याद रखिएगा, हमें यही तो कहा था कि जो पिता की उम्र है, पिता की उम्र हमने y मानी थी ना, तो जो पुत्र है मतलब जो पिता है वो पुत्र से क्या है 4 गुना है, मतलब 4 गुना यही तो है ना। 4 गुना कौन है, पिता ही तो है ना। तो हमें दोनों को बराबर रखना है, तो 4 गुना इसे ना करके 4 गुना इसे कर देंगे, तभी जा करके ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया ना समझ में। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि ये तो 4 गुने तो पिता है ना, तो पिता के साथ होना चाहिए 4 का गुणा, लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों आपको ये नहीं बता रहा। मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हमें दोनों को इक्वल करना है तो इक्वल हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं 4 गुना अगर इसको कर दूंगा तो क्या ये इक्वल हो जाएंगे, इक्वल नहीं होगा, ये तो वैसे ही छोटा रहेगा। मुझे तो इक्वल करना है ना, तो इक्वल करने के लिए मैं 4 गुना इसको ना करके पुत्र को 4 गुना कर दे रहा हूँ, तो ये दोनों अब इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। आप समझ में आपको आ गया होगा, इसलिए हमने इसको ये लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में दिया था कि क्वेश्चन में दिया था कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, यानी अब 6 वर्ष के बाद की बात हो रही है ना। तो हमने देखा था कि अभी जो पुत्र की आयु थी वो कितनी थी, x थी, और पिता की आयु कितनी थी, 22 थी। तो 6 वर्ष की अगर हम बात करें तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु इतनी होगी और पिता की भी आयु में 6 गुना मतलब 6 बढ़ जाएगा, यानी 6 वर्ष बढ़ जाएगी। तो पिता की उम्र इतनी होनी चाहिए और पुत्र की आयु इतनी होनी चाहिए, कब, 6 वर्ष बाद की अगर बात की जाती है तो। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, यानी कि पिता की उम्र कौन सी है, यही तो है ना, पिता की उम्र उसके पुत्र की, यानी कि पुत्र की उम्र के 2.5 गुने, यानी कि पुत्र की उम्र है ना, पुत्र की उम्र कितनी है, इतनी है, पुत्र की उम्र के 2.5 गुने, 2.5 गुने का मतलब 2.5 गुने का मतलब कितना लिख सकते हैं, 5/2, यानी कि इसके इतने गुने, इतने गुने से, यानी पुत्र की उम्र के इतने गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। हमें दोनों को क्या रखना है, इक्वली रखना है, आप याद रखिएगा। 6 वर्ष अधिक किसकी हो जाएगी, इसी की तो हो जाएगी, उसके पिता की ही तो हो जाएगी, मतलब उसके 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, किसकी, उसके पिता की। लेकिन मैंने अभी अभी दोस्तों आपको यहाँ पर बताया था कि जब भी आपको इक्वल करना हो तो हम अगर इधर 6 कर देंगे, अगर इधर 6 बढ़ा देंगे इसके पिता में, तो फिर ये तो इक्वल रहेगा नहीं ना। तो हम इसको ना बढ़ा करके पुत्र को वही 6 वर्ष और बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि 6 वर्ष अधिक और बढ़ा दे रहे हैं। तो अब हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, इक्वल में कर सकते हैं, यानी इक्वल में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने सेम यहाँ पर किया है कि मैंने क्या किया, जो पिता की आयु थी ना, यानी 6 वर्ष बाद पिता मतलब जो पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक ये था ना, तो इसको ना करके 6 वर्ष मैंने इसी को अधिक कर दिया। तो अब ये दोनों क्या हो गए, समान हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसको सिंपल सा सॉल्व कर लेना है। अब आप कहेंगे इसको सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर 22+6 बराबर 5/2, और यहाँ पर कितना था ये x+6 और ये प्लस में 6, ये ऐसा था ना। तो आपको कैसे करना है, आपको क्या कर देना है, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 का गुणा आप यहाँ पर कर देंगे तो 2y प्लस के 2×12 बराबर, यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर ऐसे ही सेम रहेगा, यानी 5x+6 प्लस के 6, ठीक है। यहाँ पर ये था 2y प्लस के 12 बराबर 5 का गुणा इसके अंदर कर दीजिए, तो 5x प्लस 5 का 6 में कर देंगे तो 5 के 30 प्लस के 6 आपका आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इतना तो समझ में आ ही गया होगा, इसको मैंने कैसे कर दिया। अब क्या करना है, अब आपको सेम सेम एक जगह रख लीजिए, सेम सेम वाले एक तरफ आपको रख लेना है। सेम सेम आप कैसे रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिया है 2y और ये 5x, ये कितना है 30 है, और ये 6, यानी 30 और 6 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2y प्लस के 12 बराबर 5x प्लस के 36, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब आपको क्या कर देना है, आप कर दिए इधर 5x माइनस के, मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ इस साइड में, तो ये 2y चला जाएगा, यानी कि बराबर के इस साइड में लेके जा रहा हूँ ना, 2y बराबर 36 माइनस इसको भी इधर लेके जाऊँगा तो कितना आ जाएगा 36 माइनस के 12, तो 12 24, यानी कि 24 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 24 आपका आ जाएगा, ये भी इधर ही आएगा, ठीक है ना, तो प्लस में आएगा और बराबर में कितना आ जाएगा, इधर कुछ भी रहेगा ही नहीं तो 0 रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं,
ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पर दिया भी होगा, यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 2y प्लस के 12 बराबर 5x प्लस के 30 प्लस के 12, ठीक है ना। अब आप जैसे इसको कर देंगे तो 2y माइनस के 5x, मतलब हम इसको इधर ले आए तो ये माइनस का आ गया, बराबर आप चाहे तो देखो इस तरीके से कर ले, इस तरीके से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 30 था इधर और प्लस के 12 था ये अलग, है ना। और ये कर दिया हमने, और जो ये 12 इधर था ना, ये इधर प्लस में था, ये इधर आया तो किस में चला जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो 12 से 12 ये चला जाएगा। तो 2y माइनस के 5x बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। और हमने देखा था ऊपर कि ऊपर कितना था, ऊपर हमने देखा था कि जो पुत्र की मतलब जो पिता की आयु थी y बराबर कितना था 4x था, ये हमने ऊपर देखा था ना, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो y की वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे y की जगह पर। तो y की जगह पर हम 4x पुट कर देंगे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो 4 दूनी 8x, माइनस का साइन था 5x बराबर कितना 30, तो 8 में से 5 गया 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 3x बराबर कितना 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 से 30 को काट देंगे 10 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। यानी x हमने मानी थी किसकी आयु, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी आ गई 10, और पिता की हमने आयु क्या मानी थी, पिता की आयु थी y बराबर 4x, तो x की जगह आप 10 रख दीजिएगा। तो 4 गुणा 10 करेंगे तो 4 धाम 40, यानी कि y यानी कि पिता की आयु कितनी होगी 40 हो जाएगी। तभी तो वो उससे 4 गुनी होगी, वैसे भी आप समझ सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x बराबर 10, यानी पुत्र की आयु कितनी निकल आई 10 वर्ष, और हमने पिता की आयु मानी थी कितनी y बराबर 4x, तो 4 गुणा 10 कर देंगे, x की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो 40 वर्ष आ जाएगी। किसकी आयु, पिता की आयु आ जाएगी 40 वर्ष। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप एक बार पॉज कीजिए और उसको दोबारा देखिएगा, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या को मान इतना हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको करना क्या है, हमने माना कि परिमेय संख्या हमारी क्या है x बट्टे बाई है, यानी x बट्टे बाई, यानी x हमारा अंश और बाई हमारा क्या है हर है। हमने मान लिया कि नहीं मान लिया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि उसका जो अंश है ना हर से 2 कम है, अंश हमारा क्या है, अंश हमारा x है, x जो है यानी कि अंश जो है हर से 2 कम है, तो हर हमारा क्या था बाई था। मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि हमें दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। यही तो कम था 2, तो मैं इसको कम ना करके मैंने इसी को कम कर दिया, तो अब दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। मुझे तो इक्वेशन बनानी है ना, तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ना कम के इसी को कम कर दिया, तो अब दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूँ, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि अंश और हर में 1 1 जोड़ दिया जाए, तो मैंने अंश में भी 1 जोड़ दिया, हर में भी 1 जोड़ दिया, यानी 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर। तो जो हमारी जो भिन्न होती है ना, वो भिन्न कितनी हो जाती है 3/4, जो कि हमें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है ना। तो जैसे ये 3/4 अगर यहाँ पर हो जाती है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर देना है सिंपल सा। तो इसमें कर देंगे आप कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4x प्लस के 4 बराबर 3y प्लस के 3। आपका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आपका ऐसे आ जाएगा, हाँ है ना। आप चाहें तो ऐसे भी करके कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कर दिया इसने कि x बराबर, हमने ऊपर देखा था x बराबर कितना था y माइनस के 2, तो यहाँ पर इसने y माइनस के 2 यहाँ पर रख दिया है डायरेक्टली, ठीक है ना। तो हम इसी की तरह कर दे रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा और भी, ठीक है ना। हमने यहाँ पर x की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या कर दी, रख दी है। x की मान कितना था, x बराबर इतना ही तो था ऊपर, हमने देखा था y माइनस के 2, तो y की जगह हमने x की जगह यहाँ पर रख दिया y माइनस के 2 -1 बट्टे y प्लस 1। अब आप इसको कर देंगे तो y यानी कि y माइनस के, यानी माइनस के 2 में से ये प्लस का 1 अगर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 ही तो आएगा, क्योंकि देखो घट तो जाएगी संख्या, लेकिन साइन किसका आएगा, साइन जिसकी संख्या बड़ी हो गई, संख्या माइनस की बड़ी है, यानी कि 2 बड़े हैं ना 1 से, तो साइन माइनस का आ गया, ठीक है ना। बट्टे y प्लस 1 बराबर कितना है 3/4 था, 3/4। अब आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो 4 का गुणा पहले बाई में करेंगे तो 4y, फिर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4, माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा दिया, बराबर का साइन था, बराबर का साइन मैंने लगा दिया। अब ऐसे ही 3 का कर देंगे इसमें, तो 3y प्लस 3 का अब 1 में कर देंगे गुणा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा, अब आपको ये करना है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैसे करेंगे तो मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ। 4y ये है, ये माइनस ये 3y को मैं इधर लेकर के आ रहा हूँ, तो ये माइनस के 3y आ जाएगा, बराबर ये 3 इधर ही था तो 3 को मैंने इधर ही रख लेना, ये माइनस का इधर है ना 4, इसको मैं उधर लेकर के जाऊँगा तो ये प्लस में चला जाएगा, तो 4 और 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, यानी कि 4y माइनस के 3y,
4y में से 3y घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये y आ जाएगा ना, यानी 4 में से 3 चला गया तो केवल एक ही बचेगा ना, 1y या फिर हम y, और y बराबर कितना आ गया हमारा, इधर आ गया 7 आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर कैसे आया है। आई होप आपको ये अच्छी समझ में आया होगा। यानी कि 7 जो निकला, 7 क्या चीज़ निकल गई, 7 निकल के आ गई y, है ना। अब हमने माना था, जबकि हमें पता था कि जो x हमने माना था ना, यानी x क्या था, y माइनस के 2, यही तो माना था ना। तो y की वैल्यू हमें पता चल गई था 7, तो 7 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा x की वैल्यू। तो हमें अंश और हर पता चल गया। अंश हमारा कितना हो गया 5, और y हमने हर माना था, तो हर हमारा कितना हो गया 7 हो जाएगा। तो आपकी जो भिन्न बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 5/7 आपकी भिन्न बन जाएगी। आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी तरह अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, तो आपको ये कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 80 गुणा, ब्रैकेट में हमने ये लिखा है, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट है, तो मैंने आपको सरलीकरण में मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट दिया हो तो आप पहले ब्रैकेट को हल कीजिएगा, उसके बाद गुणा, उसके बाद आप वो, उसके बाद आप पहले भाग, मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद प्लस, प्लस के बाद फिर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ब्रैकेट तो आपको दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर ब्रैकेट में भी कुछ कैटेगरी दी हुई है, यानी कि ये यहाँ पर आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट है, फिर उसके बाद ये मझला कोष्टक है, फिर उसके बाद ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है, छोटा ब्रैकेट होता है ये। तो आपको इसमें भी मैं आपको बता दूं इसको कैसे करते हैं। हम इसमें सबसे पहले छोटे से शुरुआत करते चलते हैं, पहले छोटे वाले को हल करेंगे, फिर थोड़ा मझले वाले को करेंगे, यानी कि इससे थोड़े बड़े को, फिर सबसे जो बड़ा है हम उसको ओपन करते हैं। ठीक है ना, हम इस तरीके से ऐसे चलते हैं ब्रैकेट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसको कैसे करना है आपको, तो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको थोड़ा जूम आउट और कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जैसा ये 80 लिखा था 80 लिख दिया, गुणा लिखा था गुणा लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट लिखा था बड़ा ब्रैकेट, 56 लिखा था 56 लिख दिया, क्योंकि हम सबसे पहले छोटे में जाकर हल करेंगे ना, तो बाकी के सबको हम सेम लिख देंगे। बस हमें इसको सॉल्व करना है। पहले तो हमने ये ऐसे लिख दिया, अब आपको करना क्या था, अब इसके अंदर भी मैंने आपको बताया था भाग हो रहा हो तो भाग, भाग के बाद गुणा हो रहा हो तो गुणा। तो जैसे यहाँ पर गुणा हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो पहले मैंने गुणा कर दिया, 5 गुणा 2 यानी कि 10, यानी कि 13 माइनस के 10 आ गया, है ना। बाकी का सब सेम ही लिखे रहने देंगे हम, बाकी के मतलब नहीं है। अभी पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल कर रहे हैं, तो बस केवल इतना इतने से मतलब है हमें। अब 13 में से 10 को अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आपका आ जाएगा, 3 ये आ गया ना। और ये वाला जो छोटा ब्रैकेट था ना, ये ब्रैकेट अब हट जाएगा और ये वाला ब्रैकेट अब लग जाएगा, यानी कि अब ये वाला रह जाएगा। रह गया कि नहीं रह गया, तो अब आप देखेंगे, अब ये वाला ब्रैकेट रह गया, अब ये छोटा वाला ब्रैकेट हट गया, यानी इसका काम हट गया। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे, तो अब इस ब्रैकेट के अंदर अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है, इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों के बीच में 7 गुणा 8 कर दिए 56, प्लस का 3 था, प्लस का 3, और ये 80, जैसा कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, ये 80 गुणा ब्रैकेट में 56 माइनस के 56 प्लस के 3। अब हम इसको पहले करेंगे सॉल्व, तो 56 प्लस 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 59, यानी कि 80 गुणा, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, यानी 80 गुणा 56 माइनस के 59। ठीक है ना, 56 माइनस के 59 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3, यानी 80 गुणा माइनस के 3। अब ये भी ब्रैकेट हट जाएगा, तो 80 गुणा माइनस के 3, तो 80 गुणा माइनस के 3 आप कर देंगे तो 3/24 240, और वो भी किसके, माइनस के। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा। आपको फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपको कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी ब्रैकेट दिए हों तो सबसे पहले हम किसको करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं छोटे ब्रैकेट को। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी आपको वही नियम लगाना है, पहले भाग होता है तो भाग कर दीजिए, गुणा हो रहा हो तो गुणा कर दीजिए, अगर उसके बाद प्लस हो रहा हो तो प्लस, प्लस के बाद माइनस होता है। ठीक है ना, इस तरीके से चलते हैं। तो हमने पहले इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद हम जब ये ब्रैकेट हट जाएगा तो ये अब ये वाला लग जाएगा, और जब ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा तो फिर अब जब हम इसको सॉल्व कर देंगे, फिर उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट ही रह जाएगा। बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद तो फिर आपको ये भी हट जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा। आई होप आपको ये पेपर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड आपके जो भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में और भी मज़ेदार पेपर के साथ, और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। आपके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको आगे बताया जाएगा, इसलिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसी तरह हम आपको तैयारी कराते रहेंगे, और आप अपने पेपर तक, जब तक आपका पेपर आने वाला है तब तक आपको रिवीजन की वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। ठीक है ना।